सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। और जिस समय में आप ये वीडियो देख रहे हो, पता नहीं वो तब क्या होगा, गुड मॉर्निंग होगा, गुड आफ्टरनून होगा, जो भी है। हम लोग का ये आपका लेक्चर नंबर 3 है फंक्शंस पे। हमने लेक्चर 1 में टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ा, हाउ टू इन्वोक अ फंक्शंस हमने पढ़ा, राइट। और लेक्चर 2 में हमने सिर्फ जो है कैसे फंक्शन प्रोटोटाइप लिखना होता है वो चीज़ के बारे में हमने जाना, किस तरीके से हम जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस खुद से, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस तो यूज़र ही डिफाइन करते हैं ना, यूज़र ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वो बेसिस में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किया था लेक्चर 2 में, छोटा सा लेक्चर था वो। हाँ। और लेक्चर 3 में हम, लेक्चर 2 खत्म होते होते थे, हमने ये पढ़ा हुआ था कि फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। 4 तरीका होता है फंक्शन को डिफाइन करने का। तो आज हम 2 तरीका पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम और 2 तरीका पढ़ेंगे। ये 4 तरीका खत्म हो जाने के बाद फिर आपका एक और लेक्चर होगा कॉल बाय वैल्यूज एंड कॉल बाय रेफरेंस पे। और फिर जो लास्ट में 2 और लेक्चर होंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। ओके, राइट। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अगर फंक्शंस जितना जल्दी खत्म होगा उतना जल्दी ही कंस्ट्रक्टर भी खत्म होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कुछ ज़्यादा है नहीं, डिफरेंट नहीं है। ओके, वो जल्दी हो जाएगा, राइट। तो हम लोग ये 4 तरीका पहले जानते हैं क्या है। क्या है ये 4 तरीका? रिसीविंग ए वैल्यू एंड रिटर्निंग आउटकम टू द कॉलर। दूसरा तरीका है रिसीविंग अ वैल्यू बट नॉट रिटर्निंग आउटकम टू द कॉलर। तीसरा है नाइदर रिसीविंग वैल्यू नॉर रिटर्निंग आउटकम। और चौथा है नॉट रिसीविंग वैल्यू बट रिटर्निंग आउटकम टू दी कॉलर। ये 4 तरीका है। मतलब एक में वैल्यू रिसीव भी कर रहा है और रिटर्न भी कर रहा है। एक में वो रिसीव तो कर रहा है लेकिन रिटर्न नहीं कर रहा है। एक में वो रिसीव ही नहीं कर रहा है, रिटर्न भी नहीं कर रहा है। और चौथा क्या है, वो रिसीव नहीं कर रहा है लेकिन तब भी रिटर्न कर रहा है। तो वो तो चीज़ बहुत ही रेयर होता है, फोर्थ केस वाला। ठीक है, रिसीव नहीं करना और फिर रिटर्न करना। बाकी ये 3 चीज ओके। तो ये जो ऊपर के 2 हैं जिसमें वैल्यू रिसीव हो रहे हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है क्या? पैरामीटराइज्ड फंक्शन। पैरामीटराइज्ड फंक्शन। और जो नीचे का 2 है जिसमें आपको वैल्यू रिसीव ही नहीं होना है, राइट, वैल्यू रिसीव ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? कोई पैरामीटर्स है ही नहीं यहाँ पर। तो ये इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ पैरामीटराइज्ड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। और नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन आपका नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो पैरामीटराइज्ड फंक्शंस हम लोग को, देखो, इसमें बताना कुछ नहीं है, थ्योरी कुछ नहीं है। हम लोग एग्जाम मतलब एक एग्जाम्पल देंगे प्रोग्राम का, इसी से हम लोग जानने वाले हैं कि पैरामीटराइज्ड फंक्शन क्या होता है। तो ये देखिए, एक क्वेश्चन है, राइट ए क्लास, write a program, okay, or write a class using a function int num, int, okay। यहाँ पर एक रिटर्न टाइप दिया हुआ है। रिटर्न टाइप क्या है? int है कि नहीं? int num that accept a number and find whether the number is even and divisible by 6 or not। हमें एक नंबर एक्सेप्ट करना है और हमें बताना है कि ये नंबर इवन नंबर है और डिविजिबल बाय 6 है या नहीं। It return 1 if the condition is satisfied, otherwise what? 0, है ना। use a main method to pass the number by value to the function। यहाँ पर लिखा हुआ है एक मेन मेथड भी यूज करो जो ये वैल्यू क्या करेगा? रिटर्न करेगा, पास करेगा। ठीक है। तो एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ये जो फंक्शन का एक लिखोगे और एक मेन मेथड लिखोगे, एक फंक्शन मेथड लिखोगे, एक मेन मेथड लिखोगे, आप ये 2 चीज कहीं पर भी लिख सकते हो। पहले फंक्शन फिर मेन लिख सकते हो, या फिर पहले मेन और फिर फंक्शन लिख सकते हो, डजेंट मैटर। ओके, आप कोई सा भी चीज पहले लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है? फंक्शन लिखा है, और फिर मैंने क्या लिखा है? मेन मेथड लिखा हुआ है। ओके, तो आप दोनों को स्वैप भी कर सकते हो, इंटरचेंज भी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। ओके,
तो यहाँ पर मेरे को इनपुट करना है, हमें तो पता नहीं है नंबर क्या है, तो हमने पैकेज लिखा है import java.util.scanner। ओके, ये थोड़ा अगर स्मॉल कैपिटल अगर कुछ इधर उधर प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, ओके, नहीं तो होना चाहिए बट स्टिल। import java.util.scanner, हमने प्रोग्राम का नाम दिया क्या, program1। दिया नहीं है क्लास का नाम, अगर यहाँ पर दिया होता तो हमको वही लेना है। ओके, आप दूसरा क्लास ले नहीं सकते, क्लास नेम नहीं ले सकते, यहाँ पर नहीं दिया है तो मैंने ले लिया program1। फिर आपको ये दिया हुआ है फंक्शन नेम, देखिए इंट नम, ये इंट एन होगा यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन में इंट नम इंट एन, नहीं भी होगा तो आपको तो एक वेरिएबल लेना ही है। तो मैंने इंट एन लिया हुआ। फिर ये जो नंबर आपने लिया हुआ है, ये नंबर को मुझे चेक करना है, तो मैंने चेक किया है। क्या चेक करना है, इवन है कि नहीं। तो इवन के लिए तो आप पहले से स्टार्टिंग प्रोग्राम आपने लिखा हुआ था, n%2 = अगर 0 है तो आपका नंबर क्या है, इवन है, क्योंकि परसेंट हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। ओके, तो वो 0 है। और एक कंडीशन भी बोला है, इवन होते साथ भी, ठीक है, इवन तो है ठीक है, और एक भी होना चाहिए, वो क्या है, डिविजिबल बाय 6 और नॉट। इवन के साथ साथ वो 6 के डिविजिबल भी होना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया n%6 भी इजिकल टू क्या आना है, 0। तब हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर हमारा डिविजिबल बाय 6 है, रिमाइंडर 0 आएगा ना अगर वो 6 से डिविजिबल है तो ये दो कंडीशन, ठीक है। एंड 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 का मतलब पता है आपको, दोनों कंडीशन को क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तभी वो ट्रू बताएगा। और में क्या होता है, आइदर एक कंडीशन भी ट्रू हो गया तो चलो सही है, ट्रू है। एंड इसीलिए लगाया गया, यहाँ पर आप और नहीं लगा सकते, और ऐसे लगाया जाता है ना। हाँ, तो और में कोई एक भी सही होने से चलेगा, लेकिन यहाँ पर एक सही होना नहीं है, यहाँ पर इवन भी होना है, डिविजिबल बाय 6, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, तो आपको एंड लगाना पड़ेगा, राइट। दोनों ट्रू होने से ट्रू बताता है। फिर वो बोल रहा है इट रिटर्न 1 इफ द कंडीशन, अगर कंडीशन ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो रिटर्न 1 या फिर रिटर्न 0। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। ओके, कोई गलत नहीं है, अगर आप ब्रैकेट में लिख रहे हो भी तो सही हो, विदाउट ब्रैकेट भी अगर रिटर्न 1 लिख रहे हो भी तो सही हो। ओके, गलत नहीं हो। तो ये रिटर्न 1 एल्स रिटर्न 0। तो ये हम लोग का मेन फंक्शन तो खत्म, मेन फंक्शन मेथड जो है खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मेन मेथड लिखूंगा। क्लियर, मेन मेथड कैसे लिखना है, देखो ये मेरा एक यहाँ पर ब्रैकेट दिया था 2, तो ये तो मेन मेथड मतलब क्लास के नीचे वाला, ये लास्ट में हम लोग बंद करेंगे। ओके, इसका मैंने चालू किया, इसका मैंने बंद कर दिया। ओके, तो ये तो अभी फंक्शन मेथड है। अब फंक्शन मेथड के बाद मैं क्या लिखने वाला हूँ अभी, मेन मेथड। मेन मेथड में मैंने पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन लिख दिया। अब ये मेथड से मुझे इसको पुकारना है ना, बुलाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने देखिए स्टैटिक यूज नहीं किया। अगर मैं यहाँ स्टैटिक यूज करता तो मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने का दरकार नहीं है, मैंने स्टैटिक यूज नहीं किया, और आप यूज करिएगा भी मत। ओके, स्टैटिक आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करिएगा, क्या है, एक लाइन तो बढ़ रहा है और कुछ नहीं है। ओके, तो आप यहाँ पर स्टैटिक यूज करोगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का दरकार नहीं है, हमने यहाँ पर स्टैटिक यूज नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का क्या है सिंटेक्स, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इजिकल टू न्यू क्लास नेम, है ना। तो मेरे क्लास नेम क्या था, program1, तो मैंने program1 लिखा है, और ऑब्जेक्ट नेम को क्या दिया है मैंने, ओबी इजिकल टू न्यू क्लास नेम। क्लास नेम हमारा क्या है, फिर से प्रोग्राम, राइट। और फिर मेरा क्या है, स्कैनर एसओ इजिकल टू न्यू स्कैनर, इंपोर्ट फंक्शन है स्कैनर, मैंने ये यूज किया है। ओके, और फिर मैंने एक कमांड देना है system.out.println, क्या, एंटर दी नंबर, और हमने नंबर एक एंटर किया है, इंट का है वो तो पता ही है हमें। हाँ, नंबर इंटीजर है तो इंट n इजिकल टू सो डॉट नेक्स्ट इंट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ तो इसका आंसर आएगा, आइदर 1 आएगा या फिर 0 आएगा, कुछ तो आएगा ना। हाँ, अगर सेटिस्फाई करता है तो 1 आएगा, और नहीं करता है तो 0 आएगा, तो कुछ तो वैल्यू है। और ये वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए, चाहिए ना एक वेरिएबल, नहीं तो आप ये वैल्यू ला के कहाँ पर रखोगे अगर आपके पास जगह ही नहीं है तो। हाँ, तो मैंने एक वेरिएबल निकाला है,
और ये वेरिएबल का नाम क्या है, एसओएल, मतलब सोल्यूशन। ओके, एसओएल, यहाँ पर इंट एसओएल इज इक्वल टू ओबी डॉट नम, ओबी डॉट नम एन। इसका मतलब क्या, ओबी डॉट नम एन का मतलब, ये जो है आपका ऑब्जेक्ट नेम है ओबी, और इससे मैंने क्या किया, इसको बुलाया, है ना, ओबी नम, ओबी डॉट नम एन। अब ये पूरा जो कंडीशन है, पूरा जो कंट्रोल है, वो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया अभी पूरा कंट्रोल। अगर यहाँ पर अभी पूरा कंट्रोल चला गया और यहाँ से अब क्या आने वाला है, 1 आने वाला है या फिर 0 आने वाला है। तो अगर 1 आता है, अगर सोल्यूशन में ये पूरा कंट्रोल यहाँ चला गया, अब सोल्यूशन में क्या आ सकता है, आइदर 1 आ सकता है या फिर 0 आ सकता है, क्योंकि सोल्यूशन में पूरा ये कंट्रोल आ जाएगा ना। हाँ, तो अब सोल्यूशन में आइदर 1 आएगा या फिर 0 आएगा सोल्यूशन के अंदर। तो अगर 1 आया, इफ सोल्यूशन इक्वल टू 1, तो सिस्टम डॉट प्रिंटलन इवन नंबर एंड डिविजिबल बाय 6। और अगर 1 नहीं आता है, 0 आता है, तो फिर सिस्टम डॉट प्रिंटलन कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। तो ये मैंने एक चालू किया, तो ये बंद कर दो और ये फाइनल वाला बंद कर दो। समझ में आया आपको क्या हो रहा है। तो आपको वही करना है। मैक्सिमम फंक्शंस के चैप्टर में क्वेश्चन इस प्रकार होता है, जो मैक्सिमम 50%, ओके, आपको क्वेश्चन में ही दे दिया होता है, क्या करना है क्या नहीं। आपको बस खाली एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। हाँ, फंक्शन ओवरलोडिंग में भी 50% आपके क्वेश्चन में ही दे दिया होता है, क्या करना है क्या नहीं। आपको बस उस हिसाब से क्या है, प्रोग्राम वे में लिखना है। 50 to 60% क्वेश्चन में ही दे दिया होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग का एक क्वेश्चन फॉर श्योर रहता है, इस पे क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड्स पे, ठीक है, बोर्ड्स पे क्वेश्चंस नहीं आता है। यहाँ पर ये फंक्शन चैप्टर में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है बोर्ड में, वो है फंक्शन ओवरलोडिंग टेक्निक में। लेकिन ये आपके सिलेबस में है, तो हम लोग उसको छोड़ तो नहीं सकते हैं। ओके, तो फंक्शन ओवरलोडिंग से ही फॉर श्योर आता है हमेशा, हर बार। लेकिन ये वाला भी आपको पढ़ना है। तो कुछ डिफिकल्ट आपको लगा नहीं है, इजी ही है। पहला आपको इंट नम, इंट का एक मैंने ये कर दिया है, और फिर जो बोला है फाइंड वेदर इज इवन एंड डिविजिबल बाय 6, एन को इस हिसाब से ही मैंने लिखा हुआ है, n% 2 इक्वल टू 0 एंड n% 6 इक्वल टू 0। फिर आपको रिटर्न 1 और रिटर्न 0 करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, मेन फंक्शन लिखना है। मेन फंक्शन में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऑब्जेक्ट क्रिएशन किए, ये स्कैनर तो जरूरी ही है नंबर के लिए। हमने कमांड दिया एंटर द नंबर एन इज इक्वल टू शो डॉट नेक्स्ट इंट, और फिर इसी से हमने एक क्या करना है, एक ऐसा वेरिएबल रखना लेना है जो ये वैल्यू स्टोर कर सकता है, और हमने ओवी डॉट इसको बुला लिया, ठीक है। ये वाले मेथड को, फंक्शन मेथड को हमने बुला लिया नम एन करके। ओके, अब ये करने के बाद सारा कंट्रोल चला गया कहाँ, यहाँ पर। ये फंक्शन को हमने बुला लिया ना, मेन मेथड से हमने ये फंक्शन को बुला लिया, तो इससे पूरा कंट्रोल चला यहाँ पर, और फिर ये सब देखेगा। और जब सोल्यूशन का वैल्यू 1 आता है तो इवन नंबर, नहीं आता तो मतलब यहाँ पर कुछ तो रिटर्न कर रहा है ना, वैल्यू भी उसको मिल रहा है, एन वैल्यू मिल रहा है, और वो कुछ रिटर्न कर रहा है, आइदर 1 या 0। इसीलिए वो बोल रहा है रिसीव द वैल्यू एंड रिटर्न ए वैल्यू। उसने वैल्यू रिसीव भी किया और वैल्यू रिटर्न भी किया। तो वो किस प्रकार का फंक्शन है, बोलो किस प्रकार का फंक्शन है। हाँ, पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ओके, बैठे हो मूर्ति तरह, पैरामीटराइज्ड फंक्शन। क्लियर है ये एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं, शायद क्लियर हो जाओगे। ये क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट बाय यूजिंग द फंक्शन नेम rev int n. The function return the reverse number to the main function that checks the palindrome number. यहाँ पर भी चीजें रिसीव किया जा रहा है, ओके, रिसीव किया जा रहा है, और फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फंक्शन को रिटर्न भी किया जा रहा है ना, रिसीविंग द वैल्यू एंड रिटर्निंग द वैल्यू। यहाँ पर रिटर्न किया जा रहा है ना, क्या रिटर्न किया जा रहा है, रिवर्स नंबर रिटर्न किया जा रहा है। ओके, तो ये वाला जो प्रोग्राम है कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे, ठीक है।
मैंने वही चीज किया है, पहले आपका फंक्शन मेथड लिखा हुआ है, ठीक है, और फंक्शन मेथड लिखने के बाद फिर जो है मैंने मेन मेथड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको इंट जो है REV, ये वाला मैंने को यूज करने के लिए बोला है उसने, मैंने वही चीज यूज किया है यहाँ पर, राइट। क्लास का नाम नहीं दिया है तो मैंने प्रोग्राम 2 लिख लिया है, राइट। इंट REV इंट एन। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, फॉर में मैंने लिया है, आपको पैलिंड्रोम का कोड पता ही होगा। हम्म बहुत लोग भूल गए क्या, 9th में पढ़े थे पैलिंड्रोम, हाँ। तो वही जो नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, 121 सपोज मैं ले रहा हूँ, तो 121 एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो उसको चेक कर लेते हैं एक यहाँ पर डाल के, अगर i इज इक्वल टू एन है, मतलब यहाँ पर मेरा एक लूप चला रहा हूँ मैं, जहाँ पर i इज इक्वल टू एन, मतलब n की जगह में आपको क्या लिखना है, 121, राइट। अच्छा, इंट में ले लीजिए वो, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके, वो आप इंट ले लीजिए, राइट। अगर वो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, यहाँ पर क्या, हाँ, वो इंट ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इंट REV, राइट। तो यहाँ पर इंट REV इंट एन, यहाँ पर देखिए AR इज इक्वल टू 0 फॉर इंट I इज इक्वल टू क्या है, n है, I ग्रेटर देन 0, हमारा जो कंडीशन है वो I के जगह में क्या है, 121, तो 121 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए a इज इक्वल टू I% 10, मतलब 121% 10, तो क्या देगा आंसर, आंसर क्या देगा, 1 देगा, है ना। अब यहाँ पर r इज इक्वल टू r इंटू 10, r का वैल्यू मैंने पहले से असाइन क्या कर रखा है, 0 असाइन कर रखा है, ओके। तो 0 इंटू 10 कितना होगा, 0 इंटू 10 कितना होगा, 0, 0 प्लस ए 1, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 1, राइट। फिर वो यहाँ पर बंद कर दिया, फिर यहाँ पर अपडेट करेगा, ये अपडेशन स्टेटमेंट होता है, I/10, मतलब 121/10, तो ये कितना होगा आंसर, 12। अब ये 12 को चेक करेगा, 12 इज ग्रेटर देन 0, ओके, 12 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर आई इज परसेंट 10, मतलब 12% 10 कितना देगा आंसर, 2। एंड अगेन यहाँ पर आर का वैल्यू पहले कितना था, 1, है ना, आर का वैल्यू 1 था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 इज 10, 10 प्लस ए का वैल्यू इज 2, 10 प्लस 2 12, ठीक है। अब ये जो है आर का वैल्यू हो गया, ये जो है अब कंडीशंस क्या हो जाएगा, फिर आगे जाएगा अपडेट होगा, ओके। और अभी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, है ना। फिर इस तरीके से चेक करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 121। तो ये जो है मैंने एक कोड दे दिया है, ठीक है। ये कोड देने के बाद आपको फिर क्या करना है, रिटर्न आर कर देना है, ठीक है। आर आपका रिटर्न हो गया, आर रिटर्न करने के बाद फिर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, आपका मेन फंक्शन लिखना है। मेन फंक्शन के बाद आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपने स्टैटिक यूज नहीं किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर लीजिएगा, स्कैनर एसओ का दे दीजिएगा, एक कमांड दे दीजिएगा, एंटर दी नंबर, और आपका इंट n इजिकल टू शो डॉट नेक्स्ट इंट। अब इससे आपको क्या करना है, इसको बुलाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है, जो वैल्यू है, उसको रखने के लिए फिर एक स्पेस चाहिए, तो ये स्पेस मेरे लिए क्या है, रिवर्स, रिवर्स बोल के मैंने एक यूज किया हुआ है, जो वो क्या करेगा, यहाँ का वैल्यू कंटेन करेगा, है ना। तो इंट रिवर्स करके ओवी डॉट REVN मैंने उसको बुला लिया, ठीक है, मैंने बुला लिया, हाँ, ओवी डॉट REVN। अब ये जो रिवर्स में है, ये रिवर्स में अगर ये n का वैल्यू होगा, राइट, रिवर्स में क्या वैल्यू स्टोर होगा, r का वैल्यू स्टोर होगा, है ना। अब वो r का वैल्यू विल बी इक्वल टू n, अगर वो पैलिंड्रोम नंबर है तो अगर रिवर्स इक्वल टू n, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पैलिंड्रोम, एल्स नॉट अ पैलिंड्रोम, राइट। तो मेरा एक मानना वही है कि अगर आप पहले फंक्शन मेथड लिख देते हो और बाद में फिर मेन मेथड लिखते हो, तो चीजें फटाफट हो जाएगा, ओके। आपका जैसा मर्जी, आप जिस पे जो है लिख रहे हो, दोनों सही है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन जो भी आप कर रहे हो एक ही चीज करो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। डोंट डू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, कभी मेन फंक्शन ये इधर लिखो, कभी ये इधर लिखो, वैसा मत करो, जो कर रहे हो एक बार करो, ठीक है।
आपके एग्जाम में ये नहीं बोलता है स्पेसिफिकली कि आपको इस तरीके से करना है। पहली बात तो क्वेश्चन ही नहीं देता। ओके, ये वाला। तो इसमें फिर और स्पेसिफिक बोलने का क्या दरकार है ना। फंक्शन ओवरलोडिंग पे ही क्वेश्चन रहता है मैक्सिमम। आज तक तो अभी पिछले 10 15 20 साल जो भी देख लो आप, ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग के क्वेश्चंस ही रहते हैं, ये वाले क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। ओके, बट स्टिल ये आपके सिलेबस में है, इसलिए बोला जा रहा है, राइट। और ये भी कॉन्सेप्ट जरूरी है फंक्शन ओवरलोडिंग में, ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये चीज है आपका क्या, रिसीविंग द वैल्यू एंड रिटर्निंग दी वैल्यू, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, वैल्यू रिसीव तो कर रहा है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, रिसीविंग द वैल्यूज बट नॉट रिटर्निंग द वैल्यू। ओके, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरामीटराइज्ड फंक्शन, लेकिन वो दूसरा कंडीशन है। यहाँ पर रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ रिसीव कर रहा है, राइट। तो उस तरीके का क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, रिटर्न तो नहीं कर रहा है, सिर्फ रिसीव कर रहा है। ओके, तो कैसे हम लोग समझेंगे, देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ वर्ड, आपने एक वर्ड इनपुट किया है एंड पास दिस वर्ड टू अ फंक्शन वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ से आपको वॉइड किस लिए यूज होता है, वेयर देयर इज नो रिटर्न टाइप। ओके, तो वॉइड डिस्प स्ट्रिंग एस दैट डिस्प्ले ऑल द वावल प्रेजेंट इन द वर्ड, ठीक है। इसका कहने का मतलब, और एक चीज भी है यहाँ पर, तो साफ साफ आपको पता चल रहा है वर्ड। और अगर कभी कैसे आपके क्वेश्चन में बोल दिया कैलकुलेट और डिस्प्ले दोनों एक ही साथ अगर करने के लिए बोल रहा है आपको, कैलकुलेट भी और डिस्प्ले भी एक साथ करने के लिए बोल रहा है, तो आप सोच लीजिएगा कि वहां पर फंक्शन, मतलब वहां पर जो है रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। ये याद रखिएगा, जहां पर आपको कैलकुलेट और वहीं पर आपको डिस्प्ले करने के लिए बोल रहा है, तो ठीक है। जब आपको मैं वर्कशीट दूंगा, एक प्रोग्राम अभी जाते समय दूंगा, तो वैसा वाला क्वेश्चन एक दूंगा, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट क्लास दिखाना है एवरीवन। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए, वही इंपोर्ट जावा यूटिल, पहले मैंने वही फंक्शन का कर दिया है, फंक्शन मेथड का, और फिर मेन मेथड करूंगा। तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम 3 रखा है, वॉइड डिस्प्ले स्ट्रिंग एस, जैसे मैंने यहाँ पर बोला है वैसे मैंने लिखा है, कैर सी एच, ओके, कैर सी एच फॉर इंट आई इज इक्वल टू, ओके, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई एस डॉट लेंथ। इसका कहने का मतलब क्या है, सपोज मैं यहाँ पर एक वर्ड ले रहा हूँ, ठीक है, वर्ड क्या है, राइट, TARUN, ओके, TARUN बोलना, तरुण नहीं बोलना, ओके, मेरा नाम है TARUN। तो यहाँ पर S डॉट लेंथ, ये मेरा क्या है, सोच लीजिए एक स्ट्रिंग है, ओके, तरुण। तो यहाँ पर S डॉट लेंथ फंक्शन क्या चेक करेगा, इसका पूरा लेंथ चेक करेगा, ओके। तो लेंथ क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, लेंथ क्या होगा 1 2 3 4 5। और अगर मैं इंडेक्स बोलूं, तो इंडेक्स शुरू होता है 0 1 2 3 4, ठीक है। इंडेक्स का कोई काम नहीं है अभी, वो स्ट्रिंग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, आगे जाके है स्ट्रिंग, ओके। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर देखिए आई लेस देन क्या होगा, एस डॉट लेंथ, ओके, आई लेस देन एस डॉट लेंथ, मतलब आई का वैल्यू हमेशा लेंथ से क्या होगा, कम होना चाहिए, ओके, लेंथ से हमेशा कम होना चाहिए आई का वैल्यू, ओके। तो आई हम लोग का कहां तक चेक करेगा, क्योंकि चेकिंग शुरू होता है 0 से, ओके। लेंथ बेशक 1 2 3 4 5 होगा, लेकिन चेक हम किससे थ्रू करते हैं, इंडेक्स के थ्रू चेक करते हैं। तो इंडेक्स हमेशा 5 से 1 कम ही होगा, इंडेक्स हमेशा लेंथ से 1 कम होगा ना, क्योंकि लेंथ 1 से शुरू हो रहा है और इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो 4 तक जाएगा हमारा ये चीज, राइट। ये लूप कहां तक जाएगा, 4 तक, हाँ, 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, सी एच इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई, ओके। इसका कहने का मतलब ये जो फंक्शन है, ये पर्टिकुलरली ये इंडेक्स में क्या अल्फाबेट है वो चेक करता है, ठीक है, कैर एट आई, आई इज इक्वल टू 0 है सपोज, तो आई इज इक्वल टू 0 में क्या है, टी, तो यहाँ पर सी एच इज इक्वल टू क्या बताएगा, टी। अगर आई इज इक्वल टू आगे जाके 0 से फिर क्या होगा, 1 होगा, तो 1 में क्या है, ए, ठीक है। तो सी एच इज इक्वल टू क्या प्रिंट हो जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग को चेक करना है कि ये वर्ड में कितने क्या वावेल है, ठीक है। तो हमने देखिए एक कंडीशन देना है, इफ सी एच इक्वल टू ए, और सी एच इक्वल टू ए,
और CH E, ठीक है, और CH इक्वल टू E, और CH इक्वल टू O, और CH इक्वल टू कैपिटल O, और CH इक्वल टू U, और CH इक्वल टू U। सब हो गया ना? Q और Q, I, और CH इक्वल टू I, और CH इक्वल टू I, इफ है ना, तो ओके। तो इस तरीके से आपको कितना कंडीशंस देना है? 10 कंडीशंस देने हैं, क्योंकि वावेल्स कितने होते हैं? 5, तो एक ए का और एक स्मॉल का। ये भी हम लोग उसको भी 5 कर सकते हैं, राइट? मैं चाहता तो 5 कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर एक कमांड दे देता, अगर स्मॉल है तो उसको क्या कर दो, कैपिटल कर दो करके। अगर ये तरुण है तो मैं क्या करता, पहले ही मेरा पूरा स्ट्रिंग को क्या कर देता, कन्वर्ट कर देता। किस पे? कैपिटल पे। अगर कैपिटल में कन्वर्ट कर देता तो मेरे को फिर ये 10 देना नहीं पड़ता, मेरे को सिर्फ 5 देने से भी काम हो जाता। लेकिन मैंने ये वाला क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी तक आप स्ट्रिंग पढ़े नहीं हो अच्छे से, तो मैंने ये अपर केस का फंक्शन यूज नहीं किया है। ओके, ये स्ट्रिंग फंक्शन है, अपर केस में कन्वर्ट कर देना पूरा को। ओके, तो ये अभी आप नहीं पढ़े हो बोल के मैंने यहाँ पर यूज नहीं किया, वो तो जरूरी था बोल के मैंने यूज करना पड़ा। ओके, नहीं तो ये भी एक स्ट्रिंग फंक्शन है, ये भी एक स्ट्रिंग फंक्शन है। ओके, राइट। तो ये मैंने लिख दिया। अब और इसलिए यूज किया हूं क्योंकि अगर एक भी मिल जाता है तो फिर ट्रू है कंडीशन, राइट? तो हम लोग का ये चेक करेगा, देखिए, तो ये ए मिलेगा, फिर यू मिलेगा, तो मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा? AU दिखाना पड़ेगा। आउटपुट में मेरा क्या आएगा? AU। तो वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन CH, तो CH में क्या देगा? AU देगा। ओके, फिर ये बंद कर दिया, फिर आपका मेन फंक्शन स्टार्ट करो, वही स्कैनर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ वर्ड। और मैंने यहाँ पर यूज किया, देखिए, सो डॉट नेक्स्ट। आप सोचते होगे कि स्ट्रिंग है तो सो डॉट नेक्स्ट लाइन यूज होगा, है ना? तो वो नहीं, स्ट्रिंग में बेशक सो डॉट नेक्स्ट लाइन यूज होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ बोला है क्या? एक वर्ड। तो व्हेन देयर इज नो स्पेस, एक ही वर्ड है। हाँ, अगर वर्ड होता, सपोज तरुण होता, फिर अग्रवाल होता, तो फिर आप क्या लगाते? नेक्स्ट लाइन लगाते। ओके, क्योंकि हम लोग को क्या मिल गया? एक स्पेस मिल गया। यहाँ पर तो आपको पता है कि सिंगल वर्ड है, तो सिंगल वर्ड अगर होगा तो फिर आप क्या यूज करोगे? सो डॉट नेक्स्ट। तो यहाँ पर स्ट्रिंग str, एक तो कंटेनर चाहिए ना रखने के लिए, तो हमने str रखा हुआ है, सो डॉट नेक्स्ट। अब प्रोग्राम 3 ob इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम 3 ob डिस्प्ले str, कंडीशन यहाँ चला जाएगा, राइट? ये आप देखिए, स्ट्रिंग भी मैंने यूज किया है, आप इसके बदले s भी यूज कर सकते हो, सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर आप सेम रख रहे हो तो डायरेक्ट जाएगा, राइट? मैंने अलग रखा है कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है? आप str की जगह s भी लगा सकते हो, और फिर इसके बाद बंद कर दो, राइट? वही है इसका, क्या? रिटर्न बट, सॉरी, रिसीव्ड बट नो रिटर्न। यहाँ पर कुछ रिटर्न हुआ क्या? नहीं, बस खाली हम लोग को पता चल गया कि हाँ, ये चेक कर रहा है कि भावल कितना है, क्या है, ठीक है, और बस प्रिंट कर दिया, CH का वैल्यू प्रिंट कर दिया। हमें कुछ रिटर्न मिला क्या? नहीं, हमें तो कुछ रिटर्न तो नहीं दिया गया, राइट? तो वही जो है आपका प्रोग्राम है। ओके, और आगे का जो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था, ए सॉरी, फंक्शन था। ओके, कंस्ट्रक्टर अलग है, पैरामीटराइज्ड फंक्शन था, राइट? थैंक यू सो मच।